नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, कोई फिल्म 4 साल तक रिलीज होने का इंतजार करे, सेंसर बोर्ड से लड़ाई लड़े, सेंसर बोर्ड की तरफ से कथित तौर पर 120 कट का फरमान झेले, इस चक्कर में अपना नाम बदल ले, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आखिरकार रिलीज हो जाए, लाखों लोग उसे देखना शुरू कर दें, सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा होने लगे और फिर महज 2 दिन बाद वो फिल्म अचानक ओटीटी प्लेटफॉर्म से गायब हो जाए, भारत में दिखना बंद हो जाए या दिखाने पर पाबंदी लग जाए, तो क्या कहेंगे इसे? ना कोई अधिकृत सूचना, ना कोई स्पष्टीकरण, ना कोई सार्वजनिक कोर्ट ऑर्डर, ना कोई साफ वजह, बस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म सर्च करने पर छोटी सी जानकारी, फिल्म फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं होगी। यही हुआ दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज के साथ। वो फिल्म जो बनी पंजाब 95 के नाम से, 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद भारत में ZEE5 पर रिलीज हुई सतलुज के नाम से और अचानक गायब हो गई या गायब कर दी गई। क्यों, पता नहीं। आखिर क्या है इस फिल्म में कि ओटीटी से अचानक हटाए जाने के बाद मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ को झल्लाकर लिखना पड़ा, आई चैलेंज द डार्कनेस। यह अंधेरा क्या है, डार्कनेस क्या है, दिलजीत दोसांझ किसे चुनौती दे रहे हैं? इतना ही नहीं, दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 1.25 घंटे तक लाइव किया, अपनी बात कहते रहे, नाराजगी जताते रहे, झल्लाहट दिखाते रहे, खींचते रहे और कहते रहे हमारा तो काम हो गया, हमें कोई टेंशन नहीं, जिन्हें डाउनलोड करना था कर लिया, अब देखो सर। दिलजीत दोसांझ ने ये लाइव अमेरिका के किसी इलाके से किया है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, पर संडे शाम ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ओटीटी पर रिलीज होने के बाद और हटाए जाने से पहले ही दिलजीत दोसांझ को अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, तभी कल ही उन्होंने कह दिया था, मुझे लगता है सोमवार तक इसे हटा लिया जाएगा या हटा दिया जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसे डाउनलोड करो और देखो। ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਹਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਲਮ ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਲਮ, ਜੇ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, फिल्म लोगों तक पहुंच गई है। मेरी जानकारी में तो ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई फिल्म सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से लंबे समय तक अटकी रहे, फिर किसी तरह से ओटीटी पर रिलीज हो जाए, फिर 2 दिन में डिलीट हो जाए और फिर फिल्म का एक्टर कहता रहे कि कोई चिंता नहीं, आप सब लोग डाउनलोड करो और देखो, मुझे कोई टेंशन नहीं। फिल्म को यूं डाउनलोड करके देखना वैसे पायरेसी का मामला होता है, गैर कानूनी होता है। फिल्म निर्देशक, निर्माता, एक्टर्स इसके खिलाफ मुहिम चलाते हैं, लेकिन यहाँ तो फिल्म वाला खुद ही कर रहा है, दनादन डाउनलोड करो देखो, मुझे कोई टेंशन नहीं, पंजाबी में कर रहा है। ZEE5 ਤੋਂ ਮੂਵੀ ਹਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹਟਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਕੋਈ ਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਆ ਫਿਕਰ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠਾ, ਜਮਾ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं होना अपन। टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कुछ अखबारों में इस फिल्म को लेकर हुए विवाद पर खबरें छपी है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख बोल रहे हैं, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो ZEE5 पर इस फिल्म को देख चुके हैं और अब हैरान है कि इसे अचानक हटा क्यों दिया गया। हालांकि देखना मैं भी चाहता था, लेकिन उससे पहले हटा दिया गया। सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी कौन सी कहानी है जो 4 साल तक रिलीज के लिए संघर्ष करती रही? ऐसा कौन सा इतिहास है जिस पर फिल्म बनते ही विवाद शुरू हो जाता है? आखिर जसवंत सिंह खालड़ा कौन है जिन पर यह फिल्म बनी है? फिल्म का नाम पंजाब 95 से बदलकर सतलुज क्यों करना पड़ा? CBFC ने कथित तौर पर 120 से ज्यादा कट क्यों सुझाए? ZEE5 ने फिल्म हटाई तो कहा हम फिल्म के साथ खड़े हैं, लेकिन उसे दिखा नहीं सकते। ओटीटी प्लेटफॉर्म की ऐसी भी क्या मजबूरी है? अगर किसी ऊपरी आदेश से फिल्म हटाई गई है तो गोपनीयता क्यों?
फिल्म रिलीज करके हटाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 ने कहा, करंट डेवलपमेंट्स यानी मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनजर सतलुज फिल्म फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं होगी। हम फिल्म को दोबारा अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हर उपयुक्त रास्ते को तलाशने और अपनाने के प्रति कमिटेड है। आखिर ये करंट डेवलपमेंट क्या है जिसका जिक्र किया गया, लेकिन खुलकर बताया नहीं गया। फिल्म रिलीज होने से पहले दिलजीत दोसांझ ने पंजाब 95 के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि बहुतों के मुंह बंद हो जाएंगे, मैंने जो भी फिल्में बनाई है वो जरूर रिलीज होगी। फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहन ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि इस फिल्म में कोई काट छाट नहीं की गई है, नहीं इसके मूल स्वरूप से कोई समझौता किया गया है। साथ ही ये भी लिखा कि हम फिल्म का पुराना नाम नहीं रख सके, अब इस फिल्म का नाम सतलुज है। बिना कट के पूरी फिल्म मूल रूप में आपके सामने है जैसा कि हम चाहते थे। लेकिन 2 दिन बाद जब फिल्म ओटीटी से हटा दी गई तो दिलजीत दोसांझ ने तीखे रिएक्शन क्यों दिए। दिलजीत दोसांझ ने पंजाबी में लिखा कि सतलुज के साथ वही हुआ जो शहीद जसवंत सिंह खालरा के साथ हुआ। दिलजीत दोसांझ ने एक्स पर लिखा, अब यह फिल्म रुकने वाली नहीं है, खालरा साहब की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आखिर जसवंत सिंह खालरा कौन थे? दरअसल खालरा की कहानी करीब 30 साल पहले की कहानी है। उस दौर में जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था, जब हर रोज गोलियां चल रही थी, कभी सुरक्षा बलों की गोली से आतंकवादी मारे जा रहे थे तो कभी आतंकियों के हमले में पंजाब के बेकसूर लोग मारे जा रहे थे। पुलिस आतंकवाद के खिलाफ अभियान चला रही थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने आरोप लगाया, बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने, कि आतंकवाद के नाम पर निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है या मारे गए हैं। इन्हीं आरोपों को दस्तावेजों के साथ लाने वाले एक शख्स थे जसवंत सिंह खालरा, और उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म आज विवाद के केंद्र में है। जसवंत सिंह खालरा पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता और शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार प्रकोष्ठ के महासचिव थे। पेशे से बैंक कर्मचारी थे। आतंकवाद के दौर में जब पुलिस ज्यादतियों की खबरें आ रही थी, तब बहुत से लोगों के अचानक गायब होने की खबरें भी आ रही थी। पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि आतंकवाद के सफाये के नाम पर बेकसूर लोगों को भी मारा जा रहा है और लाश को गायब किया जा रहा है। कहा जाता है जसवंत सिंह के कुछ परिचित और जानने वाले भी अचानक गुम हो गए। जसवंत सिंह ने उनकी तलाश शुरू की। उन्होंने जून 1984 से दिसंबर 94 के बीच अमृतसर, मजीठा और तरन तारण के 3 शमशान घाटों के रिकॉर्ड खंगाले। 8-10 सालों के अंतराल में अलग अलग इलाकों में गुम हुए लोगों के नामों से लाशों के नामों का मिलान किया। समझिए कितनी मशक्कत की होगी उन्होंने। गवाहों के बयान लिए, फिर शमशान घाटों से अज्ञात शवों के बारे में ब्यौरे निकालकर खालरा ने सार्वजनिक किया। उनका दावा था कि लावारिस लाशें पुलिस की ज्यादतियों के सबूत और गवाह थे। कहा जा रहा है ऐसी लाशें 2000 से ज्यादा थी। उनका दावा था कि बड़ी संख्या में शवों को लावारिस बताकर जला दिया गया। आरोप पुलिस पर लगे कि लोगों को मारकर उनकी लाश को लावारिस बनाकर जला दिया गया। जसवंत सिंह खालरा के ऐसे खुलासों से पंजाब पुलिस बुरी तरह से गिरने लगी। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दों को उठाया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। एमनेस्टी इंटरनेशनल को रिपोर्ट भेजकर देश विदेश की मीडिया के लिए इसे मुद्दा बना दिया। सरकार और पुलिस कटघरे में खड़ी होती रही। इसी बीच 6 सितंबर 1995 को अमृतसर के कबीर पार्क स्थित घर से जसवंत सिंह खालरा का अपहरण किया गया। दावा किया गया कि जसवंत सिंह जब अपने घर के बाहर कार धो रहे थे, तभी प्लेन ड्रेस में कुछ पुलिस वाले पहुंचे और उन्हें जबरन उठा ले गए। इसके बाद वो जिंदा वापस नहीं लौटे। बाद में लंबी जांच हुई, सीबीआई ने भी जांच की। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि स्थानीय पुलिस को जसवंत सिंह की खोजबीन पसंद नहीं आई, खुलासे से नाराज थी। पुलिस ने उनके किडनैपिंग की साजिश रची और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें उनके घर से किडनैप कर लिया। लंबे समय तक अवैध हिरासत में रखने के बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और उनके शव को हरिके इलाके के एक नहर में फेंक दिया गया। मामला अदालत में पहुंचा। जसवंत सिंह खालरा की पत्नी परमजीत कौर खालरा और कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता लगातार इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहे। साल 2005 में 6 पुलिस अधिकारी दोषी ठहराए गए। 4 पुलिस वालों को शुरू में 7 साल की सजा हुई, लेकिन बाद में उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। आरोपियों में से एक एसएसपी अजीत सिंह संधू ने आत्महत्या कर ली, ऐसी खबरें भी मैं देख रहा था। बाकी पुलिस वाले अभी भी शायद सजा काट रहे हैं। यही वो कहानी है जिस पर फिल्म बनाई गई है। पहले इस फिल्म का नाम था पंजाब 95। निर्देशक है हनी त्रेहन। मुख्य भूमिका निभाई दिलजीत दोसांझ ने। फिल्म 2022 में सेंसर बोर्ड के पास पहुंची। यहीं से विवाद शुरू हुआ। निर्माताओं का आरोप है कि उनसे 120 से ज्यादा कट लगाने या बदलाव करने को कहा गया। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि सेंसर बोर्ड की तरफ से प्रस्तावित कट की संख्या 127 थी। कहा यह भी गया कि 20-22 कट से शुरू होकर और 120, 25, 27 कट तक सेंसर बोर्ड की तरफ से कहा गया। निर्देशकों का कहना था कि इतने बदलावों के बाद फिल्म की आत्मा ही बदल जाएगी और यही वजह है कि फिल्म वर्षों तक रिलीज होने का इंतजार करती रही या रिलीज नहीं हो सकी।
कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी दिखाई जानी थी, लेकिन वहां भी बाधाएं आई। आखिरकार फिल्म का नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया। मोटे तौर पर यह कहानी है। बल्कि मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो देखा कि बीबीसी के एक इंटरव्यू में फिल्म के निर्देशक ने पहले यह भी कहा कि फिल्म का नाम घल्लू घारा था, जो पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है कत्लेआम और नरसंहार और ये सब। लेकिन ऐसे लोग मोटे तौर पर यही जानते हैं कि पंजाब 95 इस फिल्म का नाम है, क्योंकि 95 की घटना है। इस कहानी में सिर्फ दिलजीत दोसांझ नहीं है, इस कहानी में Z5 भी है, फिल्म के निर्देशक भी हैं, निर्माता भी हैं, और एक ऐसा सवाल भी है जिसका जवाब अभी तक किसी ने साफ साफ नहीं दिया है। दरअसल फिल्म हटने के बाद भी Z5 ने एक लंबा बयान जारी किया। उस बयान की सबसे दिलचस्प बात क्या थी, जरा ध्यान से सुनिए। Z5 ने यह नहीं कहा कि उस फिल्म पर अफसोस है या फिल्म गलत थी या फिल्म में कोई खामी थी या फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि साफ कहा कि Z5 सतलुज और उसके रचनात्मक विजन के साथ मजबूती से खड़ा है। Z5 ने कहा कि मजबूत कहानियां समाज पर असर डालती है और वो ऐसी कहानियों का समर्थन करता रहेगा। अपने बयान में Z5 ने यह भी कहा कि करंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए फिल्म भारत में अगली सूचना तक के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी, और साथ में भी जोड़ा कि वो ड्यू प्रोसेस यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत हर संभव रास्ता अपनाकर फिल्म को फिर से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर Z5 फिल्म के साथ खड़ा है, अगर वो खुद फिल्म वापस लाना चाहता है, वो OTT प्लेटफॉर्म, फिर फिल्म हटी क्यों? क्या कोई कानूनी नोटिस आया? क्या किसी अदालत का आदेश है? क्या सरकार की किसी एजेंसी ने आपत्ति दर्ज कराई? क्या कहीं और से दबाव आया? क्या मामला है? सच्चाई यह है कि अभी तक सार्वजनिक रूप से इन सवालों का साफ जवाब सामने नहीं आया है, इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें तथ्यों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है और दिलजीत दोसांझ खुद लगातार इंस्टाग्राम के हवाले से बयान दे रहे हैं। अब जरा दिलजीत दोसांझ की एक और बात सुनिए। रिलीज से पहले वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये उनके करियर की सबसे कठिन फिल्मों में से एक थी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म ने उन्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि शूटिंग खत्म होने के बाद उन्हें पहली बार एक हफ्ते का ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि जसवंत सिंह खालरा का किरदार उनके भीतर रहा। यानी यह फिल्म उनके लिए सिर्फ एक रोल तक सीमित नहीं थी, एक अनुभव थी। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। दिलजीत ने यह भी कहा कि फिल्म के दृश्य, भावनाएं और उस किरदार के कई पहलू लंबे समय तक मेरे साथ बने रहे, उनसे बाहर निकलने में समय लगा। निर्देशक हनी त्रेहन और फिल्म निर्माताओं का कहना है कि यह फिल्म दस्तावेजों में दर्ज घटनाओं पर आधारित है। इस विवाद का असर लेकिन फिल्म पर पड़ा, और उसके बाद पहले भी जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को दिखाया जाना था टोरंटो में, वहाँ से भी वापस लिया गया। वैसे फिल्म में दिलजीत दोसांझ के अलावा अर्जुन रामपाल, कमलजीत सिंह, सुविंदर विक्की, गीतिका विद्या ओल्हान और कुछ किरदार हैं। खैर, अब सवाल ये उठता है कि अभी तक किसी को नहीं पता कि फिल्म किसके आदेश पर OTT से हटाया गया। अगर कोई ऐसा आदेश है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर किसी फिल्म से असहमति है तो रास्ता क्या यही होना चाहिए? बैन, प्रतिबंध, डिलीट या बहस, जानकारी। अगर कोई तथ्य गलत है तो अदालत तय करे। अगर किसी की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है तो कानूनी उपाय है। अगर किसी फिल्म को अचानक हटा दिया जाए और कारण भी न बताया जाए तो सवाल उठेंगे। लोकतंत्र में सवाल उठना अस्वाभाविक नहीं है, पहला मामला नहीं है। भारत में कई फिल्में इतिहास, राजनीति और धर्म से जुड़े विषयों पर विवाद में रही है। कई फिल्मों में कट लगे, कई फिल्में अदालत पहुंची, कई पर अस्थायी रोक लगी, कुछ सेंसर की कैंची चलने के बाद रिलीज हुई। इसलिए सतलुज का मामला भी सिर्फ एक फिल्म का नहीं बल्कि उस व्यापक बहस का हिस्सा है जिसमें कला, इतिहास, कानून और अभिव्यक्ति की आज़ादी एक दूसरे से टकराते हैं। इसलिए लगातार सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कहीं मैं देख रहा था इंटरव्यू में कि घल्लू घारा इस फिल्म का नाम था पहले, जो बाद में बदल कर इसका पंजाब 95 किया गया आधिकारिक नाम, और उसके बाद सतलुज के नाम से अभी रिलीज हुई, जहां मामला फंस गया। अब उसके बाद होता क्या है कि OTT पर जितने फिल्में रिलीज होती है, आप OTT समझते होंगे, जो Z5 है, सोनी का है, या नेटफ्लिक्स है, या और 4-5 है, जियो हॉटस्टार है, उसके लिए सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। और लोकसभा में भी भारत सरकार की तरफ से 2025 में कहा जा चुका है कि OTT प्लेटफॉर्म CBFC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि इसको लेकर बीच में बहुत विवाद बवाल है, सरकार में भी एक खेमा है, या बहुत राइट विंग का एक खेमा है जो लगातार इसकी वकालत करता रहा है कि OTT पर जो फिल्में रिलीज हो रही है उसके लिए भी सेंसर सर्टिफिकेट का प्रावधान हो, वो अलग विवाद है। लेकिन
उसके लिए कोई अनिवार्य नहीं है, प्रावधान नहीं है। सवाल उठता है अगर कोई प्रावधान नहीं है और ओटीटी पर रिलीज हो गई Z5 पर, तो फिल्म ये हटाई कैसे गई, क्यों गई, किसके आदेश पर गई? और ये एक बड़ा सवाल है जिसका इंतजार हम लोग भी करेंगे कि पता तो चले क्या मामला है। दूसरी बात, ऐसा दिलजीत दोसांझ के बयान से लग रहा है, जिस तरह से वो अमेरिका में कहीं जहां भी हैं, अमेरिका में से उनके लगातार बयान आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है जैसे वो ये कह रहे हैं हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। हम खालरा साहब की जो कहानी है दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे, 4 साल से फिल्म अटकी थी, सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, ओटीटी पर रिलीज हुआ, अंदेशा पहले ही था कि ये डिलीट हो सकती है फिल्म, या इसको रोका जा सकता है, तो ठीक है, अब जिसको देखना है देखे। मैं देख रहा हूँ, मुझे भी कई लोगों ने टेलीग्राम पर भेजा है लिंक, कुछ और बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया होगा, जैसा कि आमतौर पर भारत में होता है, और चूंकि एक्टर खुद ही कर रहा है डाउनलोड करो देखो। लेकिन सवाल यह है कि पारदर्शिता की दिक्कत है, पारदर्शिता होनी चाहिए कि वजह क्या है, क्यों हटी? ओटीटी ने अपनी तरफ से फैसला तो किया नहीं होगा, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी रिव्यू करते हैं, उसकी कोई कॉस्ट भी होती है, खरीदते हैं, एमओयू साइन होता है, बहुत तरह की जो प्रक्रिया है उससे गुजर कर कोई फिल्म ओटीटी पर आती है, और कई बार ये प्रक्रिया महीनों चलती है, कई लेवल पर देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है, फिर ओटीटी पर आकर रिलीज होकर 2 दिन में हटना तो क्या है? फिलहाल हम इंतजार करेंगे, देखते हैं क्या है। लेकिन ये हुआ जरूर कि इस फिल्म के चर्चा में आने की वजह से मैं भी उस किरदार के बारे में सुबह से मैंने काफ़ी पढ़ा, जसवंत सिंह खालरा के बारे में, जिनके बारे में अगर कहें तो कभी 90s में सुना होगा, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी जितनी जानकारी, बल्कि कई डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, 20-20, 30-30 पन्ने जो उनके बारे में, सीबीआई रिपोर्ट के हिस्से देख रहा हूँ, उस समय जो रिपोर्टिंग हुई वो देख रहा हूँ, किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया, किस तरह से मारा गया, कुछ जगह खबरें 50 दिन तक उन्हें इलीगल डिटेंशन में रखा गया। वो सारी कहानियां इस बहाने पढ़ने का मुझे मौका मिला, और ऐसे किरदार अगर हैं और ऐसे किरदारों ने किसी समय भूमिका निभाई है, तो उनकी कहानी दुनिया के सामने आनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? फिलहाल नमस्कार।